हेलो एवरीवन। आज हम सी एच एस एल 2019 के 17 और 18 मार्च के 2020 के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सी जी एल 2018, सी जी एल 2019 और सी एच एस एल 2019 के हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आ रहे आई आइकन से मिल जाएगी। अगर आपको लगता है आपने पॉलिटी अच्छे से कवर कर रखी है तो आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका एक रिवीजन या फिर आप इसको एक चैलेंज लेके क्विज की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और ये आपके आने वाले लॉकडाउन के बाद जो भी पेपर होएगा, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें आपके 2 से 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्टेट को इंक्लूड किया गया है 6th शेड्यूल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? किसको ऐड करा गया है? मिजोरम को ऐड करा गया है। 6th शेड्यूल है क्या? 6th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा है ट्राइबल एरियाज का, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जनजातीय लोग, मतलब कि वो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। नॉर्थ ईस्टर्न हमारा होगा जैसे जो ये पूर्वी हमारे वो राज्य हैं उन लोगों के, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। पर नागालैंड यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरियाज नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तब 8 शेड्यूल से, और आज के टाइम पे हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2020 के मुताबिक उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर्स लोकसभा में होते हैं? 48, 39, 62 या फिर 80? तो उत्तर प्रदेश से होती हैं 80 सीट्स। सबसे ज़्यादा किससे होती हैं? उत्तर प्रदेश से। फिर महाराष्ट्र 48 के साथ, फिर वेस्ट बंगाल 42 के साथ। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में भी मैक्सिमम सीट्स बोल सकते हैं। अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करी जा रही है तो दिल्ली में कितनी सीट्स हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कौन से साल में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था? 1977, 1975, 1978 या फिर 1980 में? तो इसको रिमूव किया गया था 1978 में। अब इसको रिमूव किया गया था कौन से अमेंडमेंट के तहत, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसको रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 और इसको इंक्लूड कर दिया गया था एज अ लीगल राइट आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में। और उस वक्त हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे। और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मुरारजी देसाई और प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये भी पूछ लेता है कि उस वक्त कौन पीएम थे, तो इसलिए ये भी हमने मेंशन कर दिया है, पूछा भी जा चुका कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी या फिर यूएसएसआर? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ पार्ट या हिस्सा या फिर कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया गया, ये ले गया यूएसएसआर से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट में 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों के मिला के होते हैं। यूएसए से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, जैसे आप बोलते हैं राइट टू फ्रीडम स्पीक, राइट टू लीव, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो यूएसए से लिए फंडामेंटल राइट्स उन्हीं का सस्पेंशन जब इमरजेंसी लग रखी हो। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था किसकी रिपोर्ट पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं आपको आंसर के साथ ही बताऊंगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये है हमारा फर्स्ट, कि गवर्नर के पास पावर होती है कि वो पार्डन दे सकता है डेथ सेंटेंस में। अगर किसी को मृत्यु की सजा दे रखी है उसमें वो माफ़ी दे सकता है, ये नहीं कि एकदम खुला छोड़ देगा। कुछ पावर उसकी, मतलब जैसे कि वो दे रखी है, डेथ किस दे रखी है तो उसको उम्र कैद की कर सकता है या थोड़ी और घटा सकता है। और जो सेकंड हमारा है उसमें ये बोला गया कि गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो पार्डन दे कोर्ट मार्शल के केस में। कोर्ट मार्शल होता है जब आर्मी से उसको करा जाता, आर्मी में कोई गलत काम करता है वहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है, पर गवर्नर के पास ये भी पावर होती है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और सेकंड है कि गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो सस्पेंड कर दे, रिमिट कर दे या कम्यूट कर ले
किसी डेथ सेंटेंस को, जो ऊपर लिखा हुआ उसी का ये बता रहा है। और प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है कि पार्डन कर सके किसी को अगर कोर्ट मार्शल दे रखा है उसमें, जबकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कौन से साल में जो इंडिया है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था डायरेक्ट रूल में? 1858, 1868, 1888, 1878। तो ये साल था 1858। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत एंड कर दिया गया EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। और ये डायरेक्ट किसके रूल के अंडर आ गया? ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश क्राउन रूल के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे BR अम्बेडकर, ये सभी को पता होगा। पर हम ये लोग ये जान लेते हैं कि ये कमेटी किस दिन फॉर्म हुई थी, इसमें कितने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स का नाम क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन और भी टफ होगा और इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। मेंबर्स कितने थे इसमें? 7 मेंबर्स थे। अगर चेयरमैन को हटा के पूछा जाए तो 6 मेंबर्स हो गए। इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। मैं 2 के बता देता हूँ, जैसे BL मित्तल को रिप्लेस किया गया था माघव राव के द्वारा, और DP खैतन को रिप्लेस किया गया था TT कृष्णमचारी के द्वारा, क्योंकि DP खैतन की मृत्यु हो जाती है 1848 में। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोविजन बताता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आप लगा सकते हैं अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? आर्टिकल 6, आर्टिकल 365, आर्टिकल 356, आर्टिकल 330, आर्टिकल 360। तो ये हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 360। बाकी भी आर्टिकल जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 352 है, उससे आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। और आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, 52 नेशनल, 56 स्टेट और 60 फाइनेंशियल। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को उसकी गद्दी से हटाने के लिए, या बोले इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है? जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट की असेंबली। तो ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी स्टेट असेंबली में। सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा बट लोकसभा में नहीं कर सकते, लोकसभा बट राज्यसभा में नहीं कर सकते, या फिर दोनों ही हाउस में कर सकते हैं। तो इसको आप दोनों ही हाउस में कर सकते हैं। तो जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया आर्टिकल 61 में। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 61 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से अगर वो वायलेशन करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है स्टेट इन इंडिया? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ असेंबली, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर? तो ये होते हैं गवर्नर। और भी हेड्स जान लेते हैं। जैसे गवर्नर तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हो गया हमारा स्टेट का, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट मतलब कि इंडिया, और PM हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और CM होता है हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहला शिक्षा मंत्री इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, त्रिगुना सेन, प्रणब मुखर्जी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। कौन था? अबुल कलाम आजाद। और भी मिनिस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूछ लेते हैं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पूछ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिली थी बलदेव सिंह को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिली थी जगजीवन राम जी को। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon for the latest updates.